हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट में हम क्या करने वाले, इंट्रोडक्शन। और चैप्टर फर्स्ट का नाम है रियल नंबर। क्या नाम है बेटा? रियल नंबर। तो आज रियल नंबर के बारे में हम जानने वाले हैं। रियल नंबर क्या होता है उसके बारे में जानने वाले, और हमारे जो एक्सरसाइज है 1.1 1.2 इसके अंदर कौन कौन सा मेन कॉन्सेप्ट है डियर फ्रेंड वो हम समझने वाले हैं। तो चलते हैं। तो रियल नंबर के अंदर सबसे पहला नंबर आता है हमारा नेचुरल नंबर। ओहो, नेचुरल नंबर यू नो जानते होंगे। नेचुरल नंबर उसे बोलते हैं जो काउंटिंग नंबर होता है। कौन सा भैया? काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर क्या होता है? 1 2 3 4। अब या इवन कोई छोटे से बच्चे से भी पूछोगे ना नंबर सुनाइए, और वो कहाँ से सुनाएगा? 1 2 3। तो जो 1 2 3 होता है ना बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर उस नंबर को बोलते हैं जो नंबर 0 से स्टार्ट हो। 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक, ये सारे नंबर हमारा क्या कहलाता है? होल नंबर कहता है। चलिए भाई अब इंटीजर समझते हैं। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसके अंदर 3 टाइप का नंबर होता है। 3 टाइप का, बिल्कुल 3 टाइप का नंबर होता है। पहला क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। उसके बाद क्या होता है भैया? 0 के बाद ऑल पॉजिटिव। क्या हो गया? ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव। भैया ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव नहीं समझ में आया, डेफिनेट समझाने की कोशिश करता हूँ। ऑल पॉजिटिव का मतलब मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे क्या हुआ? ऑल पॉजिटिव इंटीजर हो गया। ठीक है। नेगेटिव इंटीजर का मतलब जो माइनस वाला नंबर हो भैया, जैसे कि -1 -2 -3 -4 -6 इनफाइनाइट तक, जहां तक आप गिन सकते हैं वो सारे नंबर इंटीजर कहलाता है। तो इंटीजर के अंदर कितने टाइप के नंबर आते हैं? 3 नंबर का। फिर से समझाता हूँ। एक तो 0 आता है, एक पॉजिटिव वाले आते हैं, और एक क्या आता है? नेगेटिव वाले नंबर आते हैं। क्लियर हो गया? इंटीजर समझ में आ गया? बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। रेशनल नंबर क्या होता है भैया? मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आज मैं एक नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और ये जो नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये आप स्कूल वाले टीचर या ट्यूशन वाले टीचर को भी आप बताइएगा, और वो भी खुश हो जाएंगे। क्योंकि इवन जब मैं पढ़ता था ना, वह बड़े मेरे से कोई अननोन आदमी या कोई मेरे से बड़े जो भैया है वो पूछ लेते थे, बेटा बता रेशियो नंबर क्या होता है, और हम बता देते। रेशियो नंबर उससे बोलते जिसको पी क्यू के फॉर्म में लिख देते। फिर वो मैं बता देता था, तो फिर वो सर कहते चल ठीक ठीक है। बट अब मैं जो जैसे जैसे मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे दिमाग में आया कि ये रेशियो नंबर सिर्फ ऐसा नहीं, रेशियो नंबर को हम ये बोल सकते हैं, दिस नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू के। वो तो चलो घिसा पिटा स्टेटमेंट है जो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। बट अपने तरीका से मैं बताता हूँ। एक ऐसा बट्टा, बट्टा का मतलब ऊपर में कोई नंबर होगा, नीचे में कोई नंबर होगा, जिस बट्टे को तुम इजीली सॉल्व कर पाओगे, जिसका कुछ सॉल्यूशन है, जिस क्वेश्चन का अंत है, वैसा फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर के अंदर भैया बहुत सारी चीज आता है, देखो है ना, 2/1 है ना, 3/4, ये सारे बट्टे वाले नंबर वो सारे रेशनल नंबर होते हैं, और इसको तुम सॉल्व भी कर सकती हो। फिर इरेशनल नंबर क्या होता है? तो यहाँ पर भाई घिसा पिटा स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ। दिस नंबर कांट बी एक्सप्रेस इन द पी एंड क्यू के फॉर्म। तो पी क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। कौन सा एग्जाम्पल होगा? तो मैं कहूँगा पाई, तो कहोगे भैया पाई को तो हम यूज करते हैं 22/7। कहोगे यहाँ तो पी एंड क्यू की वैल्यू तो दिख रहा है, मतलब पी की वैल्यू आपका हो गया 22 और क्यू की वैल्यू क्या हो गया? जल्दी बताओ 7। तो फिर इसको हम रेशनल नंबर क्यों नहीं बोलते हैं? तो डियर फ्रेंड मैं आपको बताता चलूँ, 22/7 को तुम इन कभी सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे। हाँ, उसका कोई अंत नहीं है। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका अंत ना हो, वैसा फ्रैक्शन को, वैसा नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल। और रेशनल किसे बोलते हैं? मैंने अभी बताया, जिसका सोल्यूशन है, जिसका अंत है, जिसका हम आंसर इजीली निकाल सकते हैं, उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर उसे बोलते हैं जिसका अंत ना हो। आप √3 की वैल्यू निकाल लो, तो √3 का अंत ही नहीं है, डेसिम 1.32 मतलब इनफाइनाइट तक जाता रहेगा, इसका अंत नहीं है मेरे भैया। तो इसलिए इरेशनल नंबर उसे बोलते हैं जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। क्लियर हुआ? तो वही हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? देखो रियल नंबर कह रहा है इट कंटेन ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इट दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो कह रहा है जो रियल नंबर क्या होता है कि रेशनल इरेशनल उस सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर दे नंबर लाइन। नंबर लाइन देख सकते हो, ये नंबर लाइन है। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेशनल नंबर के अंदर भैया होल नंबर भी आ जाता है ना, नेचुरल नंबर भी आ जाता है, इंटीजर भी आ जाता है।
इरेशनल नंबर जैसे रूट वाला √3 हो गया, √7 हो गया, पाई की वैल्यू हो गया, ये सारे वैल्यू मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता हूँ, कर सकता हूँ। तो मैं सीधा सिंपल भाषा में बोल सकता हूँ रियल नंबर दो नंबर को मिलाकर बना हो, एक तो रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को मिलाकर कौन सा नंबर बना दिए, रियल नंबर। और उसी के अंदर जो रेशनल नंबर के अंदर बहुत सारे नंबर आते हैं, कौन कौन से आते हैं बताता हूं भैया। नेचुरल नंबर आ गया, होल नंबर आ गया, इंटीजर आ गया, प्राइम नंबर आ गया, ठीक है। और प्लस इरेशनल नंबर के अंदर बस इरेशनल नंबर आता है, ठीक है। तो आपको रियल रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर का दोनों को मिलाकर नंबर लाइन पर दिखा देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही, रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर रियल नंबर के बारे में समझ में रियल क्या होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, चलिए। तो अब हमारा एक नया टॉपिक मैंने बताया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। देखो ये टॉपिक देखकर आप घबराना नहीं, क्योंकि देखो बहुत ईजी है, और जो इवन आपने 9th में है ना 8 में भी कर रखे होंगे, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा हुआ है, बस फैंसी नाम दे दिया, तो नाम से आपको डरने की जरूरत नहीं है। फैंसी जो टॉपिक है इसमें क्या बोल रखा है मैं बताता हूँ। कह रहे एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन वन एंड ओनली वन वे। तो यहाँ पर बोल रखा है कोई भी कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पर एक दिक्कत आएगा कि भैया कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसका दो से ज्यादा फैक्टर हो। अब यहाँ पर फिर दिक्कत कि भैया फैक्टर क्या होता है, तो एक एग्जांपल देता हूँ फिर समझ में आएगा कंपोजिट नंबर होता क्या है और प्राइम नंबर क्या होता है। दो नंबर के बारे में मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले टॉपिक चलेगा प्राइम नंबर। क्या भैया, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर समझना है पहले, तो प्राइम नंबर क्या होता है एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। देखो प्राइम नंबर उसे बोलते हैं जिसका दो फैक्टर हो। कितना भैया, दो फैक्टर हो। जैसे 2, 3, 5, 7, ठीक है, और 11। अब इससे आगे भी चलेगा, तो ये देखो 2 प्राइम नंबर क्यों है और दो फैक्टर का मतलब क्या है। प्राइम नंबर उसे बोलते हैं जिसके दो फैक्टर हो। भैया दो फैक्टर होता क्या है ये बताइए ना। चलिए बताते हैं। एक ऐसा नंबर जिसका दो ही टेबल में है, मतलब एक ऐसा नंबर जो दो के ही टेबल में है। दो के टेबल नहीं समझ में आया, मतलब दो किस किस टेबल में आ रहा है, तो दो एक के टेबल में आएगा और दो दो ही के टेबल में आएगा। तो ये कितने कितने फैक्टर हो गए इसके, दो। तो ये दो एक के टेबल में आएगा और दो दो ही के टेबल में आएगा। एक के टेबल में और जो नंबर वो खुद ही के टेबल में आता है वैसा नंबर को ही क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं मेरे भैया। ठीक है, अब 3 का एग्जांपल देखिए। 3 को देखिए, 3 एक के टेबल में आएगा और 3 3 के टेबल में आएगा। क्या और किसी के टेबल में आएगा क्या, और मतलब 3 कौन कौन सा टेबल में आ रहा है, तो 1 के टेबल में आ रहा है और 3 के टेबल में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, दो फैक्टर। और दो फैक्टर वाला क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर 5 देखिए, भैया 6 क्यों नहीं लिए, 4 क्यों नहीं लिए। तो इसका एग्जाम्पल 4 इसलिए नहीं लिया क्योंकि देखो ये 4 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में आएगा, है ना, और 4 4 के टेबल में आएगा। तो ये 4 का कितने फैक्टर हो गया, 3 फैक्टर हो गया। और प्राइम नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है, प्राइम नंबर उसे बोलते हैं जिसके दो फैक्टर हो। दो से ज्यादा आ गया तो वो हमारा अलग नंबर होता है, और वो अलग नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर। तो समझाता हूं। तो प्राइम नंबर समझ में आ गया भैया, समझ में आ गया, ठीक है। इसके भी 1 के टेबल में, ये 7 7 के टेबल में, तो इसके दो ही फैक्टर है। तो ये सारे नंबर है ना 11 13 है ना 17 है ना, तो ये 19, ये सारे हमारे क्या हो जाएगा भैया, जल्दी से बताइए, प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है उसके एग्जांपल देख सकते हैं, मैंने ऊपर देखो टॉपिक लिख दिया है। कंपोजिट नंबर उसे बोलते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, मतलब एक नंबर दो से ज्यादा टेबल में आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए, कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल के लिए सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है हमारा 4। क्या होता है मेरे बच्चे, 4। उसके बाद क्या होता है 6, उसके बाद 8, इस 8 के बाद क्या आता है 10, वेरी गुड, उसके बाद 12। तो ये आपका सारे नंबर क्या है, इसके आगे भी चलेगा भैया। कंपोजिट नंबर का मतलब ये एक के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, और बताइए 4 के टेबल में है। तो ये दो से ज्यादा फैक्टर है, मतलब ये 4 ज्यादा टेबल में आ रहा है, मतलब 3 के टेबल में आ रहा है, मतलब 4 एक के टेबल में भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है और 4 के टेबल में। तो दो से ज्यादा फैक्टर वाला नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। 6 देखिए भैया, 6 का फैक्टर क्या है, 6 मतलब एक के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, और ये 6 के टेबल में। तो 6 का कितना फैक्टर हो गया मेरे भैया, 4 हो गया। और 4 फैक्टर वाला भी क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर। मतलब दो से ज्यादा होना चाहिए, दो हुआ तो प्राइम नंबर, दो से ज्यादा हुआ तो कंपोजिट नंबर।
अब यहाँ पर जो मैंने थ्योरम बताया उस थ्योरम में यही बोल रखा है कि कोई भी आपका कंपोजिट नंबर दिया जाएगा, कोई भी कंपोजिट नंबर दिया जाएगा, उसको क्या कर सकते हो आप प्राइम फैक्टर में लिख सकते हो। किस में लिख सकते हो? प्राइम फैक्टर में लिख सकते हो। देखो एक में ले लिया, ये 10 ले लिया, क्या लिख लिया मैंने? 10। 10 एक कंपोजिट नंबर है कि नहीं? हाँ है। तो मैं 10 को यहाँ लिख दिया। अब 10 को मैं क्या करता हूँ, इसको प्राइम नंबर में गुना करके दिखा रहा हूँ। तो इसको मैं 2 मल्टीप्लाई 5 में लिख दिया ना। तो यही बोल रहा है कि कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं, है ना, प्राइम वे में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के गुना में लिख सकते हैं। ये थ्योरम में बस इतना ही बोला गया है। अब देख सकते हैं मैं यहाँ पर 12 लिख लिया। क्या लिख दिया? 12। अब 12 हमारा एक तो कंपोजिट नंबर है, इसको मैं क्या बना सकता हूँ? प्राइम नंबर का प्रोडक्ट बना सकता हूँ। तो देखो मैं इसको 4 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूँ। कहोगे भैया 3 तो हमारा क्या है? प्राइम नंबर है, बट 4 तो कंपोजिट नंबर है। मतलब हाँ रुको, मैं इसको और तोड़ सकता हूँ ना? कहोगा हाँ तोड़ लेते हैं। तो क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूँ। आप देखो 2 मल्टीप्लाई 3, ये हमारा 2 क्या है? प्राइम नंबर। 2 भी क्या है? प्राइम नंबर। 3 भी क्या है? प्राइम नंबर। तो अभी आपने क्या समझा? कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ये थ्योरम में बस इतना ही कह रखा है। समझ में आया? चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया है। तो आपको एक क्वेश्चन है, मैं उसको समझाता हूं, इसको उतार लीजिए जल्दी से। चलिए, तो भैया मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मैंने अभी समझाया। एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल देखते ही आपको मजा आने वाला है। तो फर्स्ट नंबर 66 ले लिया और सेकंड नंबर 420 ले लिया। ठीक है, ये दोनों हमारा कंपोजिट नंबर। इस कंपोजिट नंबर को हम क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन में गुना करके लिखना, प्रोडक्ट करके लिखना। देखो प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर भैया तोड़ेंगे कैसे? प्राइम में कैसे लिखेंगे? छोटा नंबर था तो उसको तो हम इजीली लिख पा रहे थे। 10 को मैं 2 मल्टीप्लाई 5 लिख रहा, 12 था 2 मल्टीप्लाई 3 लिख रहा, क्योंकि छोटा नंबर था। ये तो बड़ा नंबर है, इसको कैसे तोड़ेंगे? तो इसको तोड़ने के लिए हमेशा आपको क्या बनना पड़ेगा? बच्चा। और बच्चा कैसे बनना? तोड़ने के लिए हमेशा एलसीएम करना। क्या करना मेरे बच्चे? एलसीएम। तो इसका मैं 66 का अलग एलसीएम करता हूँ। ठीक है, तो ये किससे जाएगा? यहाँ 2 के टेबल वाला दिख रहा है तो मैं इसको 3 से कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर मैं 33 है तो ये किसके टेबल में आएगा? 3 से जा रहा है तो मैं यहाँ 3 लिख दूंगा। और 3 के टेबल में बताइए, 3 1 बार में आता है, 3 के टेबल में 1 में, तो 11। और ये 11 एक प्राइम नंबर है तो मैं इसको हमेशा ये जो लिखोगे ना भैया, यहाँ पर जो लिखोगे हमेशा प्राइम नंबर लिखोगे। कौन सा नंबर लिखोगे? प्राइम नंबर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देख सकते हैं, तो मैंने जो 66 लिखा इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 लिख देंगे। क्लियर हुआ? अब सेम एज इट इज 420 को मैं कैसे करना है? तो इसके लिए भी आपको क्या बनना पड़ेगा भैया? बच्चा। बच्चा का मतलब एलसीएम करना है। अब देखो 4 का 2 के टेबल वाला नंबर दिख रहा है तो मतलब 2 से जाएगा, तो 2 से करोगे तो इसका देखो 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है? वेरी गुड, 2 बार में आता है। वेरी गुड। और ये 1 बार में 0 का 0 लिख दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए, कहोगे भैया कैसे जाएगा? तो आपको कुछ नहीं करना, 2 के टेबल वाला नंबर दिख रहा है, हाँ, और ये भी, तो 2 के टेबल से जाएगा। 2 के टेबल में 2 1 बार में आता है, 2 के टेबल में 10 कितने बार में आता है मेरे बच्चे? 5 बार में। हाँ 5 बार। अब यहाँ पर बच्चे गलती कर देते, 5 लिख देते। नहीं, ये आपको ध्यान लगाना है। ऐसे मान लो ये दोनों नंबर एक है, 2 के टेबल में 20 मतलब 21 तो नहीं आता, 20 आता है। कितने बार में आता है? 10 बार में आता है। 1 इसको दे दिया, 1 देते ही क्या हो गया? 10 हो गया। अब बताओ कितने बार में आता है? 5 बार में। तो ये तो आपको आता होगा। अब क्या करेंगे भैया, इसको हम 2 से तो ये चला जाएगा, बट ये नहीं जाएगा, दोनों नंबर एक साथ जाना चाहिए। तो मैं आप 3 से करूंगा। 3 से करने से क्या होगा? एक इसको दे दिया तो ये 9 हो गया, तो 3 बार में आता है। और ये इसको देने के बाद ये क्या हो गया? 5 हो गया। फिर क्या करेंगे मेरे बच्चे? जल्दी से बताइए। बहुत अच्छे। अब यहाँ पर मैं किससे जाएगा भैया? 5 से जाएगा 7, फिर किससे जाएगा? 7, और लास्ट में 1 आ जाएगा। तो आपको खुश हो जाना है। कैसे हो जाना? खुश हो जाना, क्योंकि आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ये आपका कंपोजिट नंबर है भैया 420। इसको क्या करना? आपस में गुना कर दो। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ये आपने क्या कर दिया? कंपोजिट नंबर को प्राइम प्रोडक्ट में लिख दिया। बस यही आपका था थ्योरम। अब इसी से लगे आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना होगा। क्या निकालना होगा? तो एचसीएफ एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने जो बोला ना, ये जो किए इसी को हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एलसीएम पूछ लेगा कि भैया एलसीएम बताओ, किसका एलसीएम बताओ? तो ऐसे लिखेगा एलसीएम, एलसीएम बताओ किसको? तो 66 420, ये दोनों नंबर का क्या बताना है आपको? एलसीएम बताना है। तो एलसीएम में देखेंगे भैया, सबसे पहले मैं इसको एज इट इज लिखूंगा। इसको मैं तोड़ सकता हूँ, मतलब इसका मैंने पावर में गुना 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7,
तो ये दोनों नंबर में सबसे कितने फैक्टर है, तो कहोगे भैया 2 है, 3 है, 11 है, 5 है ना, और 7 है। इसके अलावा और कोई फैक्टर है क्या? नहीं है। तो बस सबसे हाईएस्ट फैक्टर वाला ढूंढना है, हाईएस्ट फैक्टर वाला ढूंढना है कि 2 का हाईएस्ट फैक्टर इसमें है कि इसमें है। तो 2 का सबसे हाईएस्ट फैक्टर वाला इसमें है, तो 2 का पावर मतलब 2 का स्क्वायर यहाँ इसके है ना, एज इट इज उतार लेंगे। अब बताइए 3, 3 का हाईएस्ट कहां पर है, यहां पर है कि यहां पर है? कहोगे दोनों में तो सेम है, तो एक उतार लो। क्या कर लो भैया, एक उतार लो। उसके बाद 11, 11 हाईएस्ट कहां है? कहोगे भैया 11 तो बस इसी में है, 420 में तो है नहीं फैक्टर, तो मैं 11 को उतार लूंगा। अब देखते 2 तो हो गया, 3 हो गया, क्या 5 है क्या? हाँ, 5 कहीं पर है, सिर्फ यहीं पर है, मतलब इसी को मैंने यहाँ लिख दिया। ये कंफ्यूजन मत ना कि ये है ये नहीं, इसी को मैंने इसको रिप्रेजेंट कर रखा हूँ। तो 5 है ना भैया, तो 5 और कहाँ है, 5 का हाईएस्ट फैक्टर कहाँ है? कहोगे 5 तो यहीं पर और कहीं तो नहीं है, तो इसको भी उतार लेंगे। देखो एलसीएम में क्या है, सारे फैक्टर को लिखना है और हाईएस्ट फैक्टर जिसका होगा ना ऊपर में होगा तो ऊपर में लिख लो, नीचे वाला हाईएस्ट फैक्टर जो ज्यादा होगा उसको उतार लेना है, और नहीं है सबसे कम वाला मतलब जो नहीं है तो मतलब उसी को उतार लेना है। तो यहाँ पर देखो 5 यही है तो यही को उतार लिया, 7 यहीं पर है तो मैं यही उतार लिया। इसको आपस में गुना करोगे, गुना करने पर इसको देखो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, इसको गुना करना होगा। देखो इसको गुना, इसको इससे गुना करोगे तो 12 आएगा, फिर इसको इससे गुना करोगे तो 55 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा, फिर इसको इससे आपस में गुना करोगे, गुना करने देखो इसको इससे गुना कर, अब नहीं आता है तो आपको क्या बनना होगा, बच्चा बनना होगा। बच्चा कैसे बनना होगा, देखो ऐसे लिखना है 55 एंड 12, ऐसे बच्चा बन के जो आंसर आएगा यहाँ पर आंसर लिख दोगे, फिर उसके बाद क्या 7 से गुना कर दोगे। तो मैं डायरेक्ट इसको गुना आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो भैया मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, गुना का क्लास भी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से देख लेना। मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए, तो इसका आंसर क्या आएगा 4620, ये आपका क्या हो गया, एलसीएम आ गया। क्या गया, एलसीएम। और यही हाथ लगे क्या पूछ लेगा, एचसीएफ बताओ, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर इसका एचसीएफ बताओ। तो एचसीएफ भी आप चुटकियों में बता सकते हैं। तो एचसीएफ के लिए हम ऐसे एचसीएफ लिखेंगे, ठीक है, और दोनों नंबर को यहाँ पर स्टेप से लिखेंगे, 420 को ऐसे लिखेंगे और देन ऐसे कॉमा लगा लेंगे इक्वल टू। अब देखेंगे इसमें दोनों में सेम सेम क्या है, ये रहा सेम है तो ये 2 उतर जाएगा, ये 3, हाँ ये रहा 3 इसमें है भैया। दोनों में जो कॉमन होता है ना, आप कहोगे भैया ये तो हम सीख चुके हैं, बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एंड और कुछ है क्या, नहीं है, और है क्या, नहीं है। तो इसी को गुना कर दो, कॉमन जो पार्ट होता है यही आपका आंसर आ गया। तो आपका हमेशा आंसर को ब्रैकेट में डालना। तो एलसीएम की वैल्यू भी आ गया इस नंबर का और एचसीएफ की वैल्यू भी आ गया, समझ में आ गया। जल्दी से इसको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए फ्रेंड, तो यहाँ पर एक नया टॉपिक और आ गया, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। रिलेशन जो होता है ना कि रिलेशन, यू नो क्या रिलेशन है उसका। तो एलसीएम एचसीएफ का रिलेशन क्या है, बहुत इजी है। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, भैया समझ में नहीं आया अभी समझाता हूँ। फर्स्ट नंबर मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा टॉपिक जो लिखा हुआ है, ठीक है, बस मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो आपका फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई क्या होगा, सेकंड नंबर, क्या होगा मेरे बच्चे, सेकंड नंबर, ठीक है। मैं ऐसे लिख देता हूँ सेकंड नंबर वो किसके इक्वल आएगा, हमेशा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के इक्वल आएगा। भैया समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, तो अभी हमने एग्जाम्पल जो लिया है ना उसी को लेकर चलते हैं। एक तो बच्चा वाला एग्जाम्पल लेता, क्योंकि देखो कोई नया कॉन्सेप्ट होगा ना तो हमेशा बच्चा एग्जाम्पल लेकर चलता हूं। जैसे कि एक नंबर ले लिया मैंने, एक नंबर में ले लिया हूं 10 ले लिया, और सेकंड नंबर में क्या ले लेता हूं, 12 ले लेता हूं, ठीक है। ये दोनों का एग्जाम्पल देता हूं। अब कह रहा है कि फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर को गुना करोगे, मतलब यहाँ पर a मल्टीप्लाई b करोगे, वो किसके इक्वल आएगा, एलसीएम के बराबर आएगा, एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a तो हमें मालूम है भैया, b भी मालूम है, मुझे एलसीएम नहीं मालूम भैया, तो एलसीएम निकालेंगे इसका यूज करके। और इसका हम क्या कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5, यस या नो। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, जल्दी से बताइए, 2 मल्टीप्लाई जल्दी बताइए 3 लिख सकते हैं। तो एलसीएम बहुत प्यार से निकलेगा। दोनों में सब कौन कौन से फैक्टर है, तो कहोगे 2 फैक्टर है, 5 फैक्टर है, इसके अलावा और कोई नहीं है। और फैक्टर में सबसे हाईएस्ट पावर वाला लेना है, 2 फैक्टर है तो 2 का फैक्टर वाला हाईएस्ट कहां पर है, यहाँ 2 का पावर, इस मतलब देखो 2 गुना 2 होता है ना भैया, 2 गुना 2 का मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो हाईएस्ट पावर कहां पर है, यहाँ पर, तो उसी को उतार देना है एलसीएम में, गुना
फिर उसके बाद कौन से फैक्टर मिलेगा 5, तो 5 लिख देंगे। और कौन सा फैक्टर है 3। अब जो इसको सॉल्व कर दोगे यही हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको। अब इसको सॉल्व करोगे तो 4 आएगा, इसको इससे करोगे तो 15, और इसको इससे करोगे तो क्या आएगा, 15 का पहाड़ा 4 करोगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। तो एलसीएम की वैल्यू क्या आ गया मेरे बच्चे, 60। अब सेम एज इट इज एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है, दोनों जो नंबर दिया है ना उसमें कॉमन पार्ट देखना है, तो क्या कॉमन है, तो एचसीएफ में यहीं पर निकाल देता हूँ। एचसीएफ देखो साफ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो आपको थोड़ा सा देख लेना है। 2 कॉमन है, यस या नो, और 2 ही कॉमन है, और तो कोई कॉमन ही नहीं पार्ट है। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 2 आ गया। इसको चेक करना भैया, एलसीएम हमारा कितना निकला है, एलसीएम हमारा 60 निकला है, मल्टीप्लाई एचसीएफ हमारा 2 निकला, दोनों बराबर आना चाहिए। देखो बराबर आ रहा होगा 120। तो हमें ये रिलेशन ये बताता है कि फर्स्ट नंबर सेकंड को गुना करोगे और जो एलसीएम आया दोनों नंबर का, दोनों का एचसीएफ आया, दोनों को गुना करोगे, वो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, और इसी से एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि बताओ हमें क्वेश्चन में ना पहला सेकंड नंबर नहीं पता है, मान लो मैंने ऐसे क्वेश्चन बना दिया क्या कि भैया सेकंड नंबर पता करो, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, फर्स्ट नंबर दिया है बट सेकंड नंबर मुझे नहीं मालूम है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम सॉरी सेकंड नंबर निकाल सकते हैं। चलिए कैसे निकालेंगे देखो। तो हमें ये वाला तो मैंने बता दिया ना, तो यहीं पर बता रहा हूँ। तो ए हमें मालूम है 10 गुना बी नहीं मालूम है, तो सेकंड नंबर नहीं मालूम है। एलसीएम हमें मालूम है 60, ठीक है, एंड एचसीएफ मालूम है 2। सॉल्व करेंगे 10 मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको इससे सॉल्व करोगे। अब देखो ये गुना हो रहा है बेटा, गुना होता है, दूसरे देश में क्या होता है, डिवाइड होता है। ये मैं पुरानी बात है हमेशा बोलता हूँ। तो सेकंड नंबर हमारा क्या आ गया 12, जो कि 12 था ही। ठीक है, तो आप 12 यहाँ लिख देंगे इस टाइप से। या एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि भैया पहला नंबर मालूम है, सेकंड नंबर मालूम है, मुझे एचसीएफ मालूम है और एलसीएम नहीं मालूम है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाकर आप एलसीएम निकाल सकते हैं। मान लीजिए मुझे एलसीएम नहीं मालूम है, ये तीनों चीज मालूम है, तो मैं फर्स्ट नंबर हमें मालूम है 10 है, सेकंड नंबर भी मालूम है क्या है भैया, सॉरी फर्स्ट नंबर 10 है, सेकंड नंबर 12 है, इक्वल टू मुझे एलसीएम नहीं मालूम, तो एलसीएम नहीं मालूम तो इसको छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई एचसीएफ हमें मालूम है क्या है 2, मुझे एलसीएम निकालना है तो इसका यूज करते हैं। तो यहाँ गुना हो रहा है, दूसरे देश में जाएगा भैया, यहां आ गया इक्वल टू एलसीएम, ठीक है एलसीएम। अब मैं इसको इससे काट दूंगा 6, तो देखो 10 मल्टीप्लाई 6 इंटू एलसीएम, तो देखो क्या आ गया भैया 60। तो देख सकते हैं एलसीएम की वैल्यू आपका, तो यहाँ पर जो मैंने बताया ना रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, उसमें बस ऐसे हो सकता है कि भैया कभी नंबर नहीं पता हो तो इसका यूज करके आप निकाल सकते हैं, कभी एलसीएम ना पता हो इसका, 3 चीज हमेशा गिवन होगा, 3 चीज आपको गिवन होगा। और कुछ क्वेश्चन में ऐसा है कि भैया सब चीज आपको एलसीएम निकालना है, फ्रैक्शन भी निकालना है, मतलब एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, और आपको ना चेक करना होगा, बताओ ये जो हम निकाले वो सही है कि ये गलत है। तो आपको क्या करना होगा, सारे वैल्यू ए की वैल्यू बी की वैल्यू एलसीएम एचसीएफ की वैल्यू डालना, चेक करना है, दोनों बराबर आ गया तो कहेंगे आंसर सही है, नहीं आया तो गलत है। ठीक है, तो बस ये था हमारा। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। चलिए फ्रेंड, तो अब हमारे पास आ गया है लास्ट टॉपिक है प्रूफ। जैसे प्रूफ करना है √2 को, √3 को, √7 को इज आर इरेशनल। ठीक है, तो इसके प्रूफ करने के लिए हमें लेट आउट करना होता है, तो इसको बस आपको याद कर लेना। मैं समझाऊंगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, और डिजिट चेंज होकर भी आ सकता है एग्जाम में, और ये ऐसा हो आपका किस्मत सही हो तो सेम आ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको करना है, देखो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया हूँ, प्रूफ रूट इज अ इरेशनल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेट करता हूँ, क्या लेट करूंगा, लेट अस अज्यूम द कंट्रेरी। क्या है भैया, कंट्रेरी का मतलब क्या भैया, हम उल्टा मान रहे, क्या मान रहे भैया, कंट्रेरी। फिर डेट इज, मैं यहाँ लिखू जो क्वेश्चन दिया होगा, डेट इज डेट √2 इज, क्या लिख देता हूँ, रेशनल। क्या लिख दिया, रेशनल। देखो जहां चेंज करना होगा मैं यहाँ पर डॉट डॉट डाल दूंगा। जैसे एग्जाम में आ गया √3, तो √2 को हटा कर √3 लिख लेना। √7 आ जाएगा तो इसको हटा के क्या लिख लोगे, √7, मतलब √2 को हटा कर √7 लिख लो।
इतना समझ में आ गया। अब इसके पीछे रीजन पता होना चाहिए। मैंने अभी बताया था जो रेशनल नंबर होता है उसको हम पी क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, मैंने बताया था। तो मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ √2 इक्वल टू ए अपॉन बी। पी लिख, देखो यहाँ पर ए लिख दिया, बी लिख, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं पी क्यू लिख भी सकता हूँ, ए बी आपके मन है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब यहां पर समझाता हूं। को प्राइम का मतलब कि भैया जो दो नंबर दिया है ना उसमें कोई कॉमन पार्ट नहीं है, उसको ही को प्राइम बोलते हैं, सिर्फ एक कॉमन पार्ट होता है, ठीक है। आप क्या करेंगे, मैंने लिख दिया, उसके बाद मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, इसको अरेंज करूंगा। देखो ये नीचे है ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, बताइए ना भाई, ये आपका गुना हो जाएगा। तो इस टाइप से मैं लिख दूंगा इक्वल टू ए। यह हमारे पास क्वेश्चन आ गया। इसके आगे क्या करना है, तो यहाँ पर लिखना है स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायरिंग करना है, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करूंगा इस टाइप से, देख लेना, इक्वल टू ए स्क्वायर। ये स्क्वायर इससे कट जाएगा तो 2 बचेगा, ये इससे आ गया तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर, इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर। यहां पर आपको कुछ लिखना होगा, क्या लिखना होगा, यहां पर रीजन बताओगे कि ए स्क्वायर क्या लिखोगे, ए स्क्वायर इज डिविजिबल, क्या लिखोगे, डिवी डिविजिबल, डिविजिबल बाय कितने से भैया, कितने से भाग हो रहा है, 2 से भाग रहा है, ये नीचे आ जाएगा तो भाग हो रहा है किससे भैया, 2 से। फिर मैं कहूंगा ए जो है, ए इज ऑल्सो, ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा तो ए भी तो डिवाइड हो रहा होगा, तो यहां लिखूंगा ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। इतना डिवीजन लिख लिया, ठीक है, इतना लिख लिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां पर लेट कर लूंगा, मतलब मान लूंगा ए इक्वल टू क्या मान लूंगा, ए इक्वल टू 2c, ठीक है, 2c कर लूंगा। और यहां पर रीजन कि भैया c क्या है, c इज एन इंटीजर, कुछ भी इंटीजर है बेटा, ये एक इंटीजर है, ठीक है। ऐसे आपको करना होगा। अब यहां पर ऐसा करते ही ये मैंने जो माना था ना यहां पर ये वाला, तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लू, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, क्या हो गया भैया, इक्वेशन 2b स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 हो गया। मैं इसमें पुट करूंगा, देखो 2b एज इट इज लिख दूं, 2b स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू ए की जगह मैं क्या यूज करता हूँ, 2c, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे भैया। अब क्या करेंगे भैया, देखो ये मैंने क्या 2b है ना, ये एज इट इज उतारा, ए स्क्वायर की जगह मैंने क्या डाल दिया, 2c डाला है, स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब समझ में आया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2b स्क्वायर इक्वल टू, ये से स्क्वायर होगा तो 4, मतलब 2 का स्क्वायर 4 आएगा, इसको इससे करोगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब देखो ये इससे कट जाएगा, 2 आ गया, तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख दूं b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 2c स्क्वायर, ठीक है। अब जो ये आया है ना, इसको मैं वही कहानी लिखूंगा कि भैया यहां पर वही जो अभी यहां पर लिखा हो ना कि b इज डिविजिबल, डिविजिबल बाय किससे, 2 से। फिर b स्क्वायर डिविजिबल है तो मैं b भी क्या बोल सकता हूं, b इज ऑल्सो डिविजिबल, ठीक है, कितने से भैया, बाय 2 से। समझ में आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ भैया, यहां पर तो कॉमन आ गया, तो मैं लिख सकता हूं कि एंड बी ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स, कितने कॉमन फैक्टर आए भैया, 2 आए ना। स्टार्टिंग में बोला कि जो ए बी है वो प्राइम होना चाहिए, बट सॉल्व करते करते मुझे क्या है, जो कॉमन पार्ट मिल गया, ए एंड बी में क्या मिल गया, ए एंड बी में 2 कॉमन प्राइम फैक्टर मिल गया, मतलब 2 कॉमन मिल गया। तो भैया ये क्यों हुआ भैया, तो इसका रीजन ये है कि भैया हमने गलत माना था। हमें तो पता है √2 क्या है, इरेशनल, हमने यहां उल्टा मान लिए थे कि जो हम √2 को क्या मान लिए थे, रेशनल, इसलिए ऐसा हुआ है। तो अब लिख लेना, सो यहां पर लिख दो, सो यहां लिख देता हूं, सो दिस
contradiction is arisen मतलब ये क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज ऑफ आवर assumption, हमने जो अज्यूम किया था ना उसके वजह से आया था, या assumption बोल दूं या मैं आवर रॉन्ग assumption इसके वजह से ये कॉमन आ गया। ठीक है, हमने गलत मान लिया था, तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूं, therefore √2 इज इरेशनल। बस इतना सा लिखना है और 4 मार्क्स आपको पा लेना है। ठीक है, तो इसको बस कॉपी कर लो। ठीक है, और जब हमारा एक्सरसाइज चलेगा तो उसमें मैं और याद करा दूंगा। हिंदी में कैसे लिखना है, हिंदी का मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा। थैंक यू टू वॉचिंग।